अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए की फिजिकल स्ट्रक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। डीएनए की फिजिकल स्ट्रक्चर को बच्चे हम स्केल मॉडल ऑफ डीएनए भी कह देते हैं और इसका एक और नाम वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए भी कहते हैं, क्योंकि इस डीएनए की स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने में दो साइंटिस्ट का रोल था। एक का नाम वाटसन और दूसरे का नाम क्रिक था। आप लोगों के सामने बच्चे डीएनए का एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। डीएनए के मॉलिक्यूल को हम डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। वजह उसकी क्या है? एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन्वॉल्व होती हैं। आप लोगों के सामने डीएनए का एक मॉलिक्यूल मौजूद है, उसमें बच्चे देखिएगा कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आप लोगों को नजर आ रही होंगी। दिस इज फर्स्ट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंड दिस इज द सेकंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और दोनों चेन मिलकर जब एक मॉलिक्यूल को बनाएंगी तो वो मॉलिक्यूल डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल कहलाएगा। और इस डीएनए को हम डुअल पॉलीमर का नाम भी देते हैं। क्यों? एक डीएनए के मॉलिक्यूल में चूंकि दो पॉलीमर्स मौजूद होते हैं, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्रेजेंट होती हैं, इसी वजह से इसको हम डुअल पॉलीमर का नाम देते हैं। और इनको हम डबल हेलिक्स भी कहते हैं। वजह उसकी क्या है कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में कॉइलिंग करती हैं और कॉइलिंग करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनाती हैं वो हेलिक्स स्प्रिंग लाइक होती है। इसी वजह से इसका हम डबल हेलिक्स का नाम देते हैं। और बच्चों, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। अब एंटी पैरेलल से मुराद क्या होगा कि दोनों स्ट्रैंड की जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे के उलट होगी। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चे कि ये वो स्ट्रैंड है जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स अपवर्ड साइड है, और बिल्कुल इसी तरीके से ये जो दूसरा स्टैंड है इसको अगर हम देखें तो इसकी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स डाउनवर्ड साइड है। और अगर आप लोग इन दोनों स्ट्रैंड के ऊपर फोकस करें तो ये जो स्ट्रैंड है इसकी डायरेक्शन को हम शो करते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसमें जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है बच्चे, आप देखिएगा इस फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट्स आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। दिस इज डीऑक्सीराइबोज शुगर, और इसी डीऑक्सीराइबोज शुगर की कार्बन नंबर 5 के साथ फास्फेट ग्रुप अटैच है, और इस 5 कार्बन के साथ अटैच फास्फेट ग्रुप का एक एंड फ्री है फॉर द अटैचमेंट ऑफ एन अदर न्यूक्लियोटाइड। और जो थर्ड कंपोनेंट है दैट इज नाइट्रोजन बेस, और ये नाइट्रोजन बेस अंदर की तरफ मौजूद होती है। उसके बाद फिर ये आप लोगों को सेकंड न्यूक्लियोटाइड नजर आ रहा होगा। इस सेकंड न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजन बेस है वो अंदर की तरफ है, और इसी नाइट्रोजन बेस का ये जो कार्बन नंबर 5 के साथ फास्फेट ग्रुप है ये अपवर्ड साइड पर है। अब इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में ये जो एक लिंक डेवलप हुआ है इसको हम फास्फोडाइएस्टर लिंक या फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का नाम देते हैं। इसी तरीके से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के जरिए एक तीसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच हुआ है। इसी तरीके से बच्चे इस न्यूक्लियोटाइड का इस चौथे न्यूक्लियोटाइड के साथ भी डाई फास्फोएस्टर लिंकेज के थ्रू लिंक डेवलप हुआ है, और इस तरीके से ये एक चेन बन रही है। इस चेन का जो पहला न्यूक्लियोटाइड है इसकी कार्बन नंबर 5 के साथ फास्फेट इज फ्री फॉर द अटैचमेंट ऑफ अदर न्यूक्लियोटाइड, और आखिरी न्यूक्लियोटाइड की ये जो कार्बन नंबर 3 है इसकी इसके साथ जो OH ग्रुप है दैट इज फ्री फॉर द अटैचमेंट ऑफ अदर न्यूक्लियोटाइड। लिहाजा इस स्ट्रैंड को हम नाम देंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 5 प्राइम से मुराद क्या है कि इस पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन में 5 एंड फ्री है फॉर द अटैचमेंट ऑफ अदर न्यूक्लियोटाइड, और 3 प्राइम से मुराद ये है कि इस पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन में जो आखिरी न्यूक्लियोटाइड है उसका 3 एंड फ्री है फॉर द अटैचमेंट ऑफ अदर न्यूक्लियोटाइड। अब बच्चे आप दूसरे स्टैंड को देखिएगा। इस दूसरे स्टैंड में न्यूक्लियोटाइड्स की डायरेक्शन आप लोगों को रिवर्स नजर आएगी।
यहाँ न्यूक्लियोटाइड की पोजीशन इन्वर्टेड है। अब यहाँ पर बच्चे देखेगा ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है। इस फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड में ये जो पेंटोज शुगर मौजूद है, डीऑक्सी राइबोज कहलाती है, इसमें ये कार्बन नंबर 3 है जिसकी पोजीशन अपवर्ड है और इसके साथ ये फास्फेट ग्रुप अटैच है। और इसकी कार्बन नंबर 5 के साथ ये फास्फेट ग्रुप अटैच है नीचे की तरफ, उल्टा न्यूक्लियोटाइड है। और बच्चों अगर न्यूक्लियोटाइड की पोजीशन उलट हो जाए तो उसकी नाइट्रोजन बेस राइट साइड पर होने की बजाय लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होगी। और इस तरह से बच्चे इस न्यूक्लियोटाइड की नाइट्रोजन बेस और इसके सामने वाले स्ट्रैंड की नाइट्रोजन बेस बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगी। और वो नाइट्रोजन बेस जो आमने सामने होंगी वो कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसेस कहलाती हैं। यानी कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसेस से मुराद वो नाइट्रोजन बेसेस हैं जो आपस में बॉन्डिंग बना सकती हैं। एडिनिन और थायामीन एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसेस हैं। इसी तरह से गोवानीन और साइटोसिन आपस में एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसेस कहलाती हैं। अब बच्चे नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा कि ये दूसरा यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। इसकी कार्बन नंबर 5 नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड की कार्बन नंबर 3 के जो फास्फेट ग्रुप है उसके साथ अटैच होती है और इस तरह से फास्फोडाइएस्टर लिंकेज दरमियान में डेवलप हो जाता है। और इस दूसरे न्यूक्लियोटाइड की भी चूंकि पोजीशन इन्वर्टेड है, उल्टा पड़ा हुआ है, इसकी नाइट्रोजन बेस भी अंदर की तरफ आएगी। इसी तरह से ये थर्ड न्यूक्लियोटाइड की नाइट्रोजन बेस भी अंदर की तरफ, और फोर्थ जो न्यूक्लियोटाइड नजर आ रहा है इसकी नाइट्रोजन बेस भी अंदर की तरफ होगी। अब बच्चे आप इस स्ट्रैंड को देखिएगा, इस स्ट्रैंड में जो डायरेक्शन है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, क्योंकि ये 5 प्राइम यहाँ पर मौजूद है ये एंड, और 3 प्राइम जो है ये वो एंड है जो आखिरी न्यूक्लियोटाइड की कार्बन नंबर 3 पर प्रेजेंट है। 3 प्राइम से मुराद क्या होगा कि इस न्यूक्लियोटाइड की कार्बन नंबर 3 फ्री है फॉर द अटैचमेंट ऑफ अदर न्यूक्लियोटाइड, और 5 प्राइम से मुराद क्या है, इस न्यूक्लियोटाइड की कार्बन नंबर 5 फ्री है फॉर द अटैचमेंट ऑफ अदर न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पर दोनों स्टैंड को आप देखिएगा कि दोनों स्टैंड में जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के बिल्कुल बरअक्स है। इसी वजह से हम इन दोनों स्टैंड्स को एक दूसरे का एंटी पैरेलल स्ट्रैंड कहते हैं। और इन एंटी पैरेलल स्ट्रैंड में जो नाइट्रोजन बेसेस होती हैं वो आमने सामने होती हैं, और आमने सामने वाली नाइट्रोजन बेसेस को हम कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसेस का नाम देते हैं। और इन्हीं कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसेस की वजह से इन दोनों स्ट्रैंड को हम कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड का नाम भी देते हैं। अब बच्चे नेक्स्ट हमने ये देखना है कि ये दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड हैं आपस में लिंक कैसे होते हैं। डेफिनेटली थ्रू बॉन्ड्स होते हैं, और यह बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहलाते हैं। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड की नाइट्रोजन बेसिस के दरमियान में बनते हैं। अगर गोवानीन और साइटोसिन को बच्चे देखें तो इनमें 3 बॉन्ड डेवलप होते हैं। इसमें जो फर्स्ट बॉन्ड आप लोग को नजर आ रहा है यह डेवलप होता है बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ वन नाइट्रोजन बेस एंड ऑक्सीजन ऑफ एन अदर नाइट्रोजन बेस। इसी तरीके से यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होता है बिटवीन द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, और इसी तरीके से यहाँ पर एक तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होता है और ये बिटवीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। इस तरह से ये 3 बॉन्ड जब डेवलप हो जाएंगे तो गोवानीन और साइटोसिन नाइट्रोजन बेस आपस में कंबाइन हो जाएंगी। और बच्चों इन दोनों नाइट्रोजन बेसेस को हम बेस पेयर का नाम देते हैं। इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट 2 न्यूक्लियोटाइड्स को देखेगा लोअर साइड वाले, इनकी जो नाइट्रोजन बेसेस हैं वो कौन कौन सी हैं, एडेनिन और थायामीन, और इन दोनों के दरमियान में भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनते हैं। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड तादाद के हवाले से 2 होते हैं। फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और सेकेंड हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन होता है। और इस तरह से बच्चे ये दोनों नाइट्रोजन बेसेस जब अटैच हो जाएंगी तो एक बेस पेयर बन जाएगा। इसी तरीके से ये थर्ड बेस पेयर है, इसी तरीके से ये फोर्थ बेस पेयर हैं। यही बेस पेयर आपस में बॉन्डिंग के जरिए दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में लिंक कर देंगे। अगर बच्चे हम इनके दरमियान में डिस्टेंस देखें तो 2 बेस पेयर के दरमियान का ये जो डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर होता है। और इसी तरीके से इन दोनों नाइट्रोजन बेसेस के दरमियान की डिस्टेंस कितना होगा, 3.4 नैनोमीटर होगा।
तो इक्वली डिस्टेंस के ऊपर ये सारी नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट होती हैं आपस में अटैच फॉर्म की शक्ल में। अब चूंकि कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसेस एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाती हैं, इसी वजह से दोनों स्ट्रैंड्स को हम कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स का नाम देते हैं। और इन दोनों स्ट्रैंड के दरमियान डायमीटर 2 नैनोमीटर होता है और डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर 0.34 नैनोमीटर होता है। और इसी तरीके से बच्चे ये जो डीएनए के मॉलिक्यूल में टर्न मौजूद होते हैं, इन टर्न में टोटल जो नाइट्रोजन बेसेस होती हैं वो 10 होती है। और इस तरह से अगर हम एक टर्न में नाइट्रोजन बेसेस के दरमियान डिस्टेंस देखें तो वो 0.34 है। तो एक टर्न का डिस्टेंस कैसा कितना होगा, तो बच्चों इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.34 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से और जो आंसर बनता है वो है 3.4 नैनोमीटर। तो 3.4 नैनोमीटर इज द डिस्टेंस, 3.4 नैनोमीटर बनता है। अगर बच्चे हम डीएनए के मॉलिक्यूल को हीट प्रोवाइड कर दें तो डीएनए के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर। तो जब ब्रेक होगी तो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और बच्चों ये प्रोसेस कहलाता है मेल्टिंग का। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम टेम्परेचर डाउन कर दें, कूलिंग कर दें, तो इनके दरमियान अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है और ये प्रोसेस बच्चे अनीलिंग कहलाता है। अगर रेशो देखी जाए डीएनए के मॉलिक्यूल में बेसिस में, तो बच्चों कैसी रेशो होती है? हमेशा किसी भी डीएनए के मॉलिक्यूल में एडिनिन और थायमिन की रेशो इक्वल होती है। इसी तरीके से गोवानिन और साइटोसिन की रेशो भी इक्वल होती है। अब एडिनिन और गोवानिन को देखें तो दीज आर लार्जर नाइट्रोजन बेसिस, इनको हम प्यूरिन्स का नाम देते हैं। और साइटोसिन और थायमिन स्मॉलर नाइट्रोजन बेसिस हैं, इनको हम पैरिमिडीन का नाम देते हैं। तो प्यूरिन्स और पैरिमिडीन्स की जो रेशो है वो भी किसी डीएनए के मॉलिक्यूल में ऑलमोस्ट इक्वल होती है। अगर बच्चे डीएनए के मॉलिक्यूल की अमाउंट देखी जाए सेल में, तो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सेल्स। सोमैटिक सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद डबल होती है एज कंपेयर टू जर्म लाइन सेल्स। यानी अगर हम ह्यूमन बॉडी को देखें तो सोमैटिक सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद 46 और जर्म लाइन सेल्स जो हैं स्पर्म्स और एग्स, इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ होती है 23। तो ऑटोमेटिकली जब क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ होगी तो इन सेल्स के अंदर डीएनए की अमाउंट भी सोमैटिक सेल्स के मुकाबले में हाफ होगी।